नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि कल मेरा अंतिम पार्ट था लखनऊ में मेरी तैनाती के दरमियान एज एसएसपी लखनऊ। मैंने ये बताया था कि किस कारण से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, जिसको यहाँ पर बताना उचित नहीं है। संभवतः मैंने ये भी कहा था कि आप गूगल पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं। तो कल एक कमेंट में साकेत कुमार साहब ने ये लिखा है कि किस अधिकारी की वजह से और किस कारण से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। आप भी अगर चाहें तो उनके कमेंट को या आप गूगल पे जाके इसे देख सकते हैं। बरेली ब्रॉडकास्टिंग चैनल का भी एक कमेंट था इसी बारे में, और उन्होंने भी यही बात लिखी थी कि किस वजह से मेरा लखनऊ से ट्रांसफ़र हुआ। 17 मई 2016 को ये आदेश हुआ कि मैं लखनऊ से स्थानांतरित किया जाता हूँ और अटैच किया जाता हूँ डीजीपी ऑफिस में। मैं डीजीपी ऑफिस में अटैच रहा। फिर वहाँ से 3 दिन के लिए मैं सेल्स टैक्स में इन्फोर्समेंट का काम पुलिस के ज़िम्मे होता है, उसमें असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुआ। लेकिन 3 दिन बाद ही 13 जून 2016 को मैं फिर से एटीएस पहुंच गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आप जानते हैं एटीएस और एसटीएफ दोनों का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। दोनों ही मेरी बहुत ही प्रिय जगह रही हैं, जहां पर मैंने अपने पुलिस के जीवन का बहुत लंबा समय गुजारा है। ये एसटीएफ और एटीएस में जो काम करने का स्कोप है, जो मज़ा है और जो थ्रिल है, जो उसमें आप इनोवेट कर सकते हैं, जो आप अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप अपने रास्ते को खुद बना सकते हैं, इसलिए शायद एटीएस और एसटीएफ मुझे बहुत प्रिय रहा है हमेशा से। वहाँ करीबन मैं 3 महीने रहा। इस 3 महीने के दरमियान जो सबसे पहले जो घटना हुई, जो पहले से चल रही थी, उसका मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। एटीएस में देश विरोधी गतिविधियाँ, चाहे वो आईएसआई एजेंट्स के माध्यम से हो, चाहे नकली नोट यानी फेक करेंसी के सर्कुलेशन के माध्यम से हो, चाहे विस्फोटक या बड़े शस्त्रों का सीमा पार से आना हो, या फिर स्लीपिंग मॉड्यूल्स पे काम करना हो। इसके अलावा जो आतंकवादी गतिविधियां उस समय में प्रदेश में हुई थीं, उनके विवेचना और उनकी जो अरेस्ट बाकी है उसके करने का भी काम एटीएस के जिम्मे था। एटीएस तब तक मैच्योर हो गई थी और एटीएस ने अपना कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अमौसी एयरपोर्ट के सामने एक इस्टेब्लिश कर लिया था। पहले टर्म में जब मैं वहाँ तैनात था तभी इसकी रूपरेखा बन गई थी, तब इसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई थी। 24 अगस्त 2016 को एक आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किया गया। उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि वर्ष 2014 में पाटन पोद्दार नाम के एक इंडियन आर्मी के एक जवान को सिकंदराबाद हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया, जिसका पूरा नाम था पाटन पोद्दार, सन ऑफ जितेंद्र लाल पोद्दार, रेजिडेंट ऑफ रविंद्रपल्ली, मंगलबाड़ी, मालदा, पश्चिम बंगाल। ये वहाँ पर फर्स्ट ट्रेनिंग बटालियन एओसी सेंटर सिकंदराबाद हैदराबाद में तैनात था। वहाँ जो हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये पाया कि ये व्यक्ति आईएसआई को कुछ क्लासिफाइड सूचनाएं पहुंचा रहा है। इंटरसेप्शन में इन सूचनाओं के आदान प्रदान का पता लगा और फिर क्राइम ब्रांच हैदराबाद ने इसको वहाँ अरेस्ट किया। सीआई सेल ने इसके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया 191/14, 3/4/5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 120B में इसके विरुद्ध मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया गया और सेना से नौकरी से पदच्युत कर दिया गया। इसके अकाउंट डिटेल्स की जब इससे गहन पूछताछ हुई सभी एजेंसीज ने, तो इसने कहा साहब हमें कोई अननोन आदमी हमारे अकाउंट में पैसा देता है। फिर हम लोग मेल के माध्यम से, मेल भी उसने बताया वही पुराना तरीका स्पिनर्स का,
कि जो मेल आईडी बनाई गई दोनों को दी गई और दोनों के पास मतलब पाकिस्तान के एंड में जो इनके हैंडलर हैं और इस एंड पे जो जिससे भी इंफॉर्मेशन लेनी है उन दोनों को उसकी आईडी और पासवर्ड का पता है। मेल बॉक्स में जाके मैसेज को टाइप करके ड्राफ्ट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे कभी सेंड नहीं करते हैं कि सेंड करने पर वो फिर इंटरसेप्शन में कभी कभी आ जाता है। जब बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स लगाए जाते हैं राइडर में तो उन वर्ड्स के जो भी मेल उस वर्ड को कैरी करते हैं वो उसका पता लग जाता है कि कहाँ से किया गया है, किसको किया गया है। तो उन्होंने ड्राफ्ट में वो मैसेज पूरा या कोई डॉक्यूमेंट है वो सब उसी में डाल दिया और दूसरा आदमी उसी मेल आईडी को उसी पासवर्ड से अपनी जगह पे खोल लेगा, ड्राफ्ट में जाके उसको पढ़ लेगा। यानी मेल एक जगह से दूसरी जगह गया नहीं, मेल सेंड नहीं किया गया, मेल भेजा नहीं गया और न ही मेल रिसिपिएंट ने रिसीव किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसको पूरी मिल गई। तो इसी तरह पाटन पोद्दार से भी जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा साहब जब हमने जो सूचना हमसे मांगी गई हम उसको कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए, कुछ हमने प्रोवाइड की, उसके बदले में तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा आ जाया करता था। उसके मनी को, अकाउंट की मनी को ट्रेल किया गया तो ये पैसा इलाहाबाद से ट्रांसफ़र होता था। इलाहाबाद में जो जगह थी वो थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा मीरगंज चौक इलाहाबाद। वहाँ पर इसका पता किया गया कि कौन आता है तो उसकी स्लिप जो जमा करने की स्लिप है वो मिली, एक मोबाइल फ़ोन नंबर मिला जो जमाकर्ता का था, उससे काफ़ी कोशिश की गई, मोबाइल स्विच ऑफ था। जिस दिन पैसा ये दिया गया था उस दिन के बाद से वो मोबाइल कभी चला नहीं और उस स्लिप से कुछ खास पता लगा नहीं। सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में नहीं था। तो ये बात आके वहीं पर रुक गई। फिर दूसरी अरेस्ट हुई 2015 में। 2015 में एक पटवारी थे गोवर्धन सिंह ये 27 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश की एटीएस और राजस्थान की सीआईडी ने कंबाइंड ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। चूँकि ये पैसा इलाहाबाद से ट्रांसफ़र हो रहा था तो इसकी पूरी इसको ट्रेल करने की जिम्मेदारी यूपी एटीएस को दी गई थी। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि आप इस एंड पर काम करिए और देखिए कि ये कैसे कहाँ पैसा इसका कहाँ से आया है, कौन आदमी जमा करता है। खैर उस बैंक में काफ़ी कोशिश की गई मीरगंज शाखा में, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं लगा कि किस आदमी ने ये पैसा जमा कराया था। गोवर्धन सिंह जब गिरफ्तार किया गया तो गोवर्धन सिंह सन ऑफ मेघ सिंह, विलेज गुड़ी, तहसील पोखरन, जैसलमेर, इनको गिरफ्तार किया गया। तो इनका क्राइम नंबर वहाँ था 2/15, 3/3/9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। पुलिस स्पेशल पुलिस स्टेशन राजस्थान जयपुर, वहाँ पर सीआईडी जयपुर इसकी विवेचना कर रही है, विवेचना उस समय कर रही थी। ये दोनों इंसिडेंट सेपरेट थे और सेपरेट एजेंसीज़ ने, अलग अलग एजेंसीज़ ने, जैसे गोवर्धन सिंह को एटीएस और राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसको पाटन पोद्दार को वहाँ पर बेंगलोर में क्राइम ब्रांच हैदराबाद तेलंगाना ने गिरफ्तार किया था। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन आई कि पाटन पोद्दार के अकाउंट में भी पैसा इलाहाबाद के किसी ब्रांच से गया था और गोवर्धन सिंह के अकाउंट में भी पैसा किसी इलाहाबाद की शाखा, मीरगंज की चौक की मीरगंज की शाखा से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था और छोटा मोटा अमाउंट दोनों में नहीं था। किसी में 3 लाख, अलग अलग करके 70,000, 75,000, 50,000, इस तरह से करके वो पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। अब ये बहुत ही गंभीर बात थी। ये जो गोवर्धन सिंह का था, गोवर्धन सिंह के बारे में मैं बता दूं कि गोवर्धन सिंह पहले आर्मी में था। 1994 में ये हवलदार पद से 19 ग्रेनेडियर से रिटायर हुआ, शॉर्ट सर्विस में था ये। उसके बाद 98 में ये राजस्थान में पटवारी के पद पर नियुक्त हो गया।
पटवारी बनने के बाद 2009 से 9 में 6 वर्ष पहले खोटोलाई पोखरन इलाके में पटवारी था, वहीं ये आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आ गया। अब सवाल उठता है कि आईएसआई एजेंट इससे कौन सा काम ऐसा लेते थे जिसकी वजह से इतना लंबा पैसा इसको देते थे। जो कैंट की ज़मीन होती है, जो आर्मी की ज़मीन होती है, उसके भू अभिलेख वो सिविलियन लेखपालों को नहीं प्राप्त होते हैं। वो जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसके सारे अभिलेख वो रखता है, ताकि बाहर किसी को ये पता न लगे कि कहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं जब भू अभिलेख यानी नक्शा जो होता है आपके ज़मीन का, उसमें सब चीज़ें होती हैं। उसमें कितने पेड़ लगे हुए हैं, कौन सी इमारत कहाँ बनी हुई है, कौन सा रास्ता है, कहाँ नाली है, कहाँ नहर है, कहाँ रेलवे ट्रैक है, ये सब चीज़ें सारी उसमें होती हैं। तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास उनकी देखरेख में गोपनीय तरीके से रखा जाता है। वो सामान्य व्यक्ति या जनरल व्यक्ति के एक्सेस के बाहर है। उन्होंने गोवर्धन सिंह को ये कहा कि ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाहर का जो सिविलियन इलाका है उसका सारा आपके पास रिकॉर्ड है। उसने कहा हाँ बिल्कुल है। उन्होंने कहा आप हमें ये सिर्फ बता दीजिए कि स्टेशन से या मेन रोड से, नेशनल हाईवे से कौन कौन से रास्ते कैंटोनमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ तक का नक्शा आपके पास है। उसके बाद के नक्शे की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कितनी रोड की एक्सेस कैंटोनमेंट के इलाके में है, कितनी ट्रेन की एक्सेस कैंटोनमेंट के इलाके में है, कौन कौन सी नहरें या इरिगेशन की कोई योजनाएं जो उसके आसपास से जाती हैं, ये सब जानकारी उसने बार बार मांगी। और गोवर्धन सिंह चूँकि आर्मी में था, उसे जानकारी थी वो क्यों मांग रहे हैं, इसलिए उसका ज़्यादा पैसा वो लेता था और बड़ी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। लेकिन अभी भी यक्ष प्रश्न ये था कि कौन व्यक्ति है जो ये पैसा उनको ट्रांसफ़र करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के लिए जानना। गोवर्धन सिंह जब गिरफ्तार किया गया, एटीएस ने उससे बहुत लंबी पूछताछ की, लेकिन कुछ बात बहुत, केवल वो ये बताता साहब कि ये अकाउंट नंबर है, इससे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। और फिर वहाँ जाने पर ये पता लगता था कि साहब ये उससे इलाहाबाद के फला फला जगहों से ट्रांसफ़र हुआ है। हम गए, एक नई हम लोगों की टीम जो पहले से बनी थी उसके साथ ये काम दिया गया कि इस आदमी का पकड़ा जाना ज़रूरी है। पता नहीं कितने लोगों को इलाहाबाद से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और कौन कौन ये देश विरोधी एक्टिविटी में सम्मिलित हैं। जिन जिन बैंकों से ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ जो जमा स्लिप होती है, जमा जिसने किया है, जो बैंक के पास होती है, वो इकट्ठा की गई। 4-5 अलग अलग बैंकों से इलाहाबाद के ही ये जमा स्लिप इकट्ठा हुई। सब पे अलग अलग मोबाइल नंबर पड़े हुए थे और लिखावट उनकी सबकी एक थी। ये तय हो गया कि कोई एक आदमी है जो ये सारी रकम अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। इसमें उस लिखावट को और इस प्रोसेस में कम से कम 3 महीने का, 2-2.5-3 महीने का समय लगा कि ये और किसी बैंक में जमा की गई हो, इतना पैसा और कहीं ट्रांसफ़र किया गया हो। बैंकों की शाखाओं ने बहुत बड़े बड़े डाटा दे दिए। उसमें 99% जेन्युइन लोग थे। हर एक आदमी को खटखटाना, पता करना या उससे पूछताछ करना ये मुश्किल काम था और ऐसा करने से अनावश्यक लोगों के मन में डर पैदा हो सकता था। बड़ी कोशिश की गई, जो नंबर 5-6 मोबाइल नंबर उसमें पड़े थे उनको भी उनकी भी डिटेल निकाली गई, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल उसमें ऐसे थे, नंबर ऐसे थे जो 1 दिन 2 दिन पहले सिम लिए गए थे, नंबर डाला गया था, बैंक ने उस नंबर को चेक किया था या उस पर वो डिलीवरी का मैसेज आ जाता है, उसके तुरंत बाद वो सिम डिस्ट्रॉय कर दिया गया या वो मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय किया गया। एक मोबाइल फ़ोन में जब वो उसमें नया सिम डाला जा रहा था, वो एक्टिवेटेड सिम था, सिम डालते ही जैसे ही वो चालू हुआ उसमें कुछ एसएमएस आ गए जो रुके पड़े हुए थे या जो डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। कंपनियों के मैसेज होते थे, जो प्रमोशनल मैसेजेस हुआ करते थे, वो उसमें आ गए। उससे ये लोकेशन पता लग गई कि ये जो भी व्यक्ति है इसका कोई न कोई बेस बनारस में है। कोशिश की गई वहाँ से कि बनारस एंड पे कुछ पता लगे, या हो सकता है अब की बार जो ट्रांसफ़र हो वो बनारस से ट्रांसफ़र किया जाए।
फिर जाल बिछा के बैठे रहते थे, कहीं कुछ पता लगता नहीं था। इसी बीच आईबी को एक और इन्फॉर्मेशन मिली। आईबी मनी ट्रेल कर रही थी, जो और भी केंद्रीय एजेंसीज हैं वो भी मनी ट्रेल कर रही थी कि ये पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है, जो अमाउंट हमें पता लग गया था कि इन दोनों को कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। ये पैसा सीधे कहीं से आया है या इलाहाबाद के उस बैंक में आया है, या जिस आदमी ने इसको भेजा है उस आदमी के खाते में सीधे गया है। कुछ लमसम अमाउंट उसके आसपास का जो उसे दिया गया था, इसमें कितने ट्रांजैक्शन बाहर से हुए थे, इसको पता लगाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे इसी बीच में जब ये बनारस का हुआ और ये पता लगा कि वहाँ का है, तो वो जहाँ पे जिस जगह पे ये मोबाइल खोला गया था या सिम टेस्ट किया गया था, उस तक हम लोग पहुँच गए। उसने कुछ रफ़ आइडिया बताया कि सब ऐसे ऐसे एक आदमी था जो आया था और उसने हमसे सिम लिया था और सिम को टेस्ट करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में यहीं लगाया था, और फिर उसमें उसने कहीं नंबर डायल नहीं किया था, देखा और उसके बाद बंद कर दिया। जो उसका फॉर्म भरा हुआ था, उस फॉर्म को जब देखा गया तो वो वही हैंडराइटिंग निकली जो हैंडराइटिंग जमा स्लिप में बैंकों की लिखी हुई थी। यानी हम उस आदमी तक पहुँचे जो बनारस में उस समय था, लेकिन उस तक पहुँचने में बहुत समय लगा बाद में। फिर धीरे धीरे और ढेर सारी इनपुट, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बहुत ढेर सारी इनपुट हमें मिलने लगी और अल्टीमेटली हम इसको गिरफ़्तार करने में सफल हुए। उसका नाम था जमालुद्दीन सन ऑफ मोइनुद्दीन। ये करमहरी रसूलपुर नेवादा गाज़ीपुर का रहने वाला था। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये साउथ अफ्रीका में कुछ दिन रहा, जहाँ इसके दो बड़े भाई पहले से नौकरी करने के सिलसिले में गए थे। ये पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ी थोड़ी सी बोल लेता था, तो वहाँ के रेस्टोरेंट में भी इसको काम कहीं मिल गया, जहाँ पर ये वेटर का काम और बाद में जो अकाउंटेंट होते हैं, बैठ के पैसे का हिसाब किताब करते हैं, वो काम इसको मिल गया। वहाँ पर पाकिस्तानी और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बहुत से लोग अफ्रीका में अपना व्यवसाय करते हैं। धीरे धीरे उनकी बहुत ढेर सारे लोगों से मुलाकात वहाँ पर पाकिस्तानी मूल के और यूएई के तमाम लोगों से मुलाकात हो गई। वहीं एक आईएसआई ऑपरेटिव से इसकी मुलाकात हुई। उसने ये कहा कि आप यहाँ क्यों इतना घर के दूर हैं, इतना पैसा जितना आप यहाँ पाते हैं हम आपको वहीं दे देंगे, और आप हमारा इस तरह से काम अगर आप करते जाएंगे तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। वहाँ से ये सीधे आया और इसने इलाहाबाद में क्राउन पैलेस होटल में नौकरी शुरू की। क्राउन पैलेस होटल में नौकरी करते समय इसको वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से यूएई से कम 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए अलग अलग समय पर, और उसे जो आदेश निर्देश मिलता था कि इस और वाया साउथ अफ्रीका आता था। साउथ अफ्रीका से वो कॉल कनेक्ट होती थी यूएई में, और यूएई से इसको कॉल मिलती थी, और कभी कभी वाइसी वर्सा भी होता था कि यूएई से साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से इसको कॉल आती थी। इसके चूँकि गांव में या इसके दो भाई भी साउथ अफ्रीका में नौकरी करते थे, तो अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ तक पहुँचती भी तो इसके पास कहने का था कि साहब ये हमारे भाइयों की कॉल है वहाँ से। खैर ये अबाध गति से चलता रहा और इन दो लोगों के अलावा और लोगों को भी ये पैसा ट्रांसफ़र होता रहा। ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से अब इसको इस्टेब्लिश करना था कि जो पैसा वहाँ से चला है वही इसके पास आया है, और इसने ये पैसा अपनी हैंडराइटिंग में, खैर उसकी हैंडराइटिंग मिल गई, उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स की हैंडराइटिंग मिल गई, उसके सिग्नेचर जो वहाँ बनारस के इलाहाबाद के क्राउन पैलेस होटल में थे वो मिल गए, और वर्तमान में ये उस समय जिस समय गिरफ़्तार हुआ था उस समय बनारस के एक होटल का मैनेजर था। और वो होटल ठीक ठाक रेस्टोरेंट कम होटल करके बनारस में है, वहाँ पर ये मैनेजर था, और पास में बनारस के पास ही गाज़ीपुर में इसका मकान था, वहाँ से आया जाया करता था। बट एक बड़ा रैकेट सा उसने वहाँ तैयार कर लिया था। ये पहली बार नया रूट हम लोगों को मिला था आईएसआई के ऑपरेशन का। दुबई, साउथ अफ्रीका, इंडिया, फिर इंडिया से दुबई,
इंडिया से साउथ अफ्रीका, दुबई और फिर इंडिया। ये नया रूट था, बिल्कुल नया रूट था। जनरली पाकिस्तान से कभी सीधे पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान को का मनी ट्रेल करने वाली बहुत ढेर सारी विदेशी एजेंसियाँ भी हैं, और वो किसी भी तरह के जो फिशी ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर अलर्ट संबंधित देश को जारी कर देती हैं कि ये पैसा इस देश में गया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो रेपुटेशन बाकी विश्व के अलग देशों में है, शायद इसीलिए उसके एक एक पाई के ट्रांजैक्शन का हिसाब कि क्या ये पैसा टेररिस्ट या टेररिज्म की एक्टिविटी में यूज़ तो नहीं हो रहा है, उसके अलर्ट आ जाते हैं। इसलिए वो सीधे यूएई और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में जो हमारे इंडियन ऑफिस है, वो इंडिया में जो पैसा कहीं बाहर से आ रहा है उसकी डिटेल तो दे पाते हैं, लेकिन बाहर कहीं अगर विदेशों में वो पैसा दिया जा रहा है, वहाँ से किसी इंडियन के मार्फत आ रहा है, तो उसका डिटेल मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बहरहाल ये पूरा समेटा गया और इसको गिरफ़्तार किया गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन कई बहुत लंबे समय तक इसको एटीएस ने प्रोड्यूस किया अपने स्पेशल कोर्ट में। एटीएस की स्पेशल कोर्ट है लखनऊ में, वहाँ से रिमांड लिया और बहुत ढेर सारी एजेंसीज़ ने इसके इंट्रोगेशन की। इससे बहुत नई नई चीज़ें पता लगीं, कितना पैसा किसको दिया गया, किस किस काम के लिए दिया गया, क्योंकि दो अलग अलग जगह इलाहाबाद से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, एक राजस्थान में और एक तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो इस तरह से ऑपरेशन आईएसआई करता है। छोटी छोटी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बहुत ही बड़ा पैसा या बड़ी रकम या बड़ा धन वो खर्च करता है। जो पाटन पोद्दार से वो इन्फॉर्मेशन लेते थे, वो ट्रेनिंग बटालियन में था, तो उससे कि आपको इनिशियल स्टेज पे, यानी कांस्टेबलरी के लिए कौन कौन से वेपन की ट्रेनिंग कराई जाती है, उससे ऊपर के लिए कौन कौन से वेपन की ट्रेनिंग कराई जाती है, हैवी वेपन, मोर्टार या और जो टैंक हैं उनके ऑपरेशन के लिए कितने दिन बाद, मतलब ट्रेनिंग के कितने दिन बाद उनको वहाँ पर, तो उससे वो एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि सामने वाले की सेना में जो लोग ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं उनका क्या रैंक होगा या कितना एक्सपीरियंस होगा उनको ऐसा करने का। दूसरा, वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते थे कि जो कैंटोनमेंट एरिया से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, हो सकता है वो किसी डोमेस्टिक लोकल अपने मेस के लिए वो बाहर सामान लेने जाते हों, सब्जी लेने जाते हों, लेकिन उनका भी नंबर उनको चाहिए कि, और जब वहाँ से कोई बड़ी फ्लीट निकलती है तो उसका नंबर होने चाहिए। उस नंबर को एनालाइज करके ये पता लगा लेते हैं कि साहब ये किस किस रैंक के ऑफिसर इस समय स्टेशन पर हैं, किस रैंक के ऑफिसर स्टेशन के बाहर हैं, क्या सीनियर लेवल पे टॉप 1, 2, 3 क्या ये सभी इस समय बाहर हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से अपना काम धाम शुरू करते हैं। तो ये स्पेनिश का बड़ा भारी जाल है, ये जो जिसको कहते हैं कि गुप्तचरी का बड़ा जाल है, और पाकिस्तान अपनी आदत से कभी बाज नहीं आया, हमारे ख्याल से कभी आएगा भी नहीं, कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों को ल्योर करके, उनको प्रलोभन दे के, उनको पैसा दे के, उनसे इस तरह की सूचनाएं। अब पोखरन वाली बहुत इम्पॉर्टेंट सूचनाएं, यानी पोखरन के उस कैंटोनमेंट एरिया की एक्सेस कहाँ कहाँ से है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गोवर्धन सिंह ने पैसे के लिए पाकिस्तान को पहुंचा दी। ये दोनों ही आईएसआई ऑपरेटिव अभी भी जेल में हैं और इनका ट्रायल किया जा रहा है। हमारे ख्याल से 4 साल हो गए हैं। एकदम लेटेस्ट स्थिति का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करके इनके विरुद्ध जो ट्रायल है उसकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ताकि इतनी सज़ा मिले इन्हें कि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके कि वो देश के विरुद्ध गद्दारी कर रहा हो, और हमारी जो सैन्य सूचनाएं हैं, जो हमारी सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं, वो दुश्मन देश को दे रहा हो पैसे की लालच में। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया था कि एटीएस में करीबन 3 महीने ही रहा। इसमें जो 2-3 इम्पॉर्टेंट, जैसे ये इम्पॉर्टेंट थी, 1-2 और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हैं, ये आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद फिर मैं एसएसपी अलीगढ़ के लिए चला गया था। एसएसपी अलीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तब मैं आपको अलीगढ़ से संबंधित जो और क्राइम के इंसिडेंट्स हैं, जैसा मैंने लखनऊ से संबंधित आपको बताया था, वैसे ही अलीगढ़ से संबंधित आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।